अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हाज़िर हैं एक नए लेक्चर से। आज जो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हमारा तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है डायनामिक्स। प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे वो थे काइनेमेटिक्स के बारे में। आपको ये भी पहले ही जब दूसरा चैप्टर शुरू किया था मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिक्स हमने पढ़ी थी लॉज ऑफ मोशन के बारे में एंड ग्रेविटी के बारे में और स्टेट ऑफ मोशन है, उसके दो ब्रांचेस थे। दो ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर दिया गया। पहली जो ब्रांच थी उसकी काइनेमेटिक्स थी, यानी काइनेमेटिक्स के बारे में प्रीवियस जो चैप्टर था वो सारा काइनेमेटिक्स के बारे में था। और दूसरी जो मैकेनिक्स की ब्रांच थी वो थी डायनामिक्स। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डायनामिक्स के बारे में। तो डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स ऐसी ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की, जिस ब्रांच में हम मोशन के बारे में तो डिस्कस करें, यानी जो मोशन पैदा होता है कैसे पैदा होता है उसके बारे में डिस्कस करें। वो उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करें कि डायनामिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी मोशन में आती है तो मोशन में क्यों आती है, उसका सबब क्या है। उसका सबब ये है कि विथ द रेफरेंस ऑफ फोर्स की वजह से वो मोशन में आती है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस ब्रांच को हम डायनामिक्स बोलते हैं। और काइनेमेटिक्स हमने ये पढ़ा था कि जब मोशन के बारे में बॉडी होती है तो मोशन के बारे में सिर्फ पढ़े विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, बल्कि यहाँ इंक्लूड है क्या? रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसको हम बोलते हैं डायनामिक्स। ये हो गया इंट्रोडक्शन डायनामिक्स का छोटा सा। और उसका जो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपको ये बताता चलूँ कि न्यूटन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है न्यूटन, साइंटिस्ट जिसने हमें न्यूटन्स के 3 लॉज बताए थे। किसके? मोशन के बारे में, हरकत के बारे में, जिसके हमने इसके नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पहला जो लॉ है वो है फर्स्ट लॉ, यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो पहला कानून है मोशन का किसने दिया? वो भी न्यूटन ने दिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो हमें ये बताता है जब कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहेगा। इसकी वजह एक इसने शर्त बताया। कौन सा शर्त है वो? ये आप नहीं समझना कि जो बॉडी मोशन में वो मोशन में रहेगी, जो बॉडी रेस्ट में रहेगी। जो आप कायनात में या आप या ज़िंदगी में देख रहे हो तो कोई ऑब्जेक्ट मूव करते करते रुक जाते हैं, कोई रुके हुए भी मूव कर जाते हैं। आपने ये सोचोगे कि ये कैसे है जो मोशन में रहेगा मोशन में होगा और जो रेस्ट में होगा। ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी रेस्ट में होगी वो हमेशा रेस्ट में होगी, और जो बॉडी मोशन में होगी वो हमेशा मोशन में होगी। शर्त है, वो कौन सा शर्त है? एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पे कोई भी अमल नहीं करेगा। क्या है शर्त? एक्सटर्नल फोर्स जो होगा उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर उस पे अमल न करे तो उसके बाद ही वो जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा वो मोशन में होगा, जो रेस्ट में होगा वो हमेशा रेस्ट में होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मार्कर आ गई। ये मार्कर को इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, मैं छोड़ के चला गया हूँ। इसमें और एक्सटर्नल फोर्स भी कोई भी नहीं है। नहीं मैं टच कर रहा हूँ, नहीं कोई एयर डिस्टर्बेंस है, नहीं कोई भी ऐसा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब भी इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, या इसका मतलब जब भी मैं इसको नहीं उठाऊंगा तब तक यहाँ पड़ी रहेगी। ये जो मैं उठाऊंगा वे हो गया, ये क्या हो गया? ये उसका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। जब भी इस पे एक्सटर्नल फोर्स कोई भी और फोर्स अमल न करे, कोई भी और फोर्स इस पे न जाए, तो उसके बाद जब हम इसको डिस्कस करें कि ये रेस्ट में पड़ी है, बस ये रेस्ट में पड़ी होगी जब तक हम इसको उठाएं ना। ये है हमारे पास क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी है मूव कर रही है, जब उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स यानी ब्रेक लगा कर नहीं उसको या एक्सीलरेटर कम करके इसको नहीं रोक सकते तब तक वो रुकेगी नहीं। सिंपल सा मिसाल, सूरज मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है, मून मूव कर रहा है,
और जो सैटेलाइट्स हैं डिफरेंट मूव कर रहे हैं, वो कौन अपनी फील्ड में मूव कर रहे हैं। अगर इस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल करेगा तो रुक जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगा तो नहीं रुकेंगे। ये है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल न करे, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा वो मोशन में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहेगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा, बल्कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर अमल न करे। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा इसके बाद हम देखते हैं दूसरा यानी सेकंड लॉ। सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ जो होता है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो हमने डिस्कस कर दिया, इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है। वो ये कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी को जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही तेज़ी पैदा होगी। क्या करेंगे, जितना ही फोर्स लगाएंगे उतनी ही तेज़ी पैदा होगी, इतनी ही एक्सीलरेशन वो प्रोड्यूस करेगा। कैसे, इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, एक्सीलरेशन के, किसके, एक्सीलरेशन के। ये कैसे हो गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन लिखो या एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स लिखो, आपकी मर्जी। यानी जब भी हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा, जब भी हम फोर्स कम करेंगे तो एक्सीलरेशन खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसका सिंपल मिसाल ये है कि जो बॉडी को हम एक्सीलरेशन देते हैं ना, किसी भी गाड़ी को वो एक्सीलरेट जो देते हैं ना, वो है इसका फोर्स है। फॉर एग्जांपल, जब एक्सीलरेट हम बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बढ़ जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन बढ़ाने से यानी एक्सीलरेट बढ़ाया यानी हमने अपना फोर्स बढ़ाया, एक्सीलरेशन बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना फोर्स अप्लाई करेंगे इतनी ही ज़्यादा तेज़ी पैदा होगी। फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तेज़ी ज़्यादा पैदा होगी, फोर्स ज़्यादा कम पैदा करेंगे, फोर्स कम देंगे तो उसके साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगी। इसके बाद दूसरा रिलेशन हमने ये बताया, तो एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखता है किससे, मास से। किससे, मास से। मास जो है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे, मास मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट लंबा, मोटा या उसका बड़ा मास होगा तो उसको फोर्स तो ज़्यादा ही अप्लाई करें या कम अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये क्या है, एक मास है, इसके साथ साथ और दूसरा ये मास है, इसको हम फोर्स देते हैं 2 न्यूटन का, इसको भी हम फोर्स देते हैं 2 न्यूटन का। यानी क्या, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है, फोर्स इक्वल है, 2 न्यूटन इस पे भी है, 2 न्यूटन इस पे भी है। अब हम देखेंगे एक्सीलरेशन कैसे पैदा होती है। इसमें जो एक्सीलरेशन पैदा होगी वो पैदा होगी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें फॉर एग्जांपल इसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें जो पैदा होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे, फोर्स हमने एक ही लगाया, फोर्स जितना लगाया, जितना इस पे लगाया इतना ही इस पे लगाया, यानी ये मास जो है कम है, ये मास क्या है, ज़्यादा है। फोर्स दूसरे दोनों मासेस पे एक ही लगाया 2 न्यूटन, लेकिन तेज़ी में तब्दीली आ गई। कैसे तब्दीली आई, ऐसे ही कहता है तो एक्सेलरेशन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखता है मास से। कैसे, ये जो है बहुत हेवी मास है, और सॉरी ये जो मास है ये हेवी नहीं है, ये जो है स्मॉल मास है, ये छोटा है, इसलिए इस पर 2 न्यूटन अप्लाई कर गए, फोर्स चला गया। फॉर एग्जांपल सिंपल ऐसा मिसाल, एक बाइक दूसरी कार का मास बड़ा है और बाइक का मास छोटा है। बाइक पे हम 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और कार पे भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, फोर्स दोनों का एक ही है, लेकिन कार का मास बड़ा है, उसको तेज़ी घट पैदा होगी, कम पैदा होगी, और उसके साथ साथ बाइक का मास कम है,
उस पर 2 न्यूटन का फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, और कार पे 2 मीटर पर सेकंड, यानी इस पर फोर्स ज़्यादा, फोर्स इक्वल है, लेकिन इसमें जो है एक्सेलरेशन कम पैदा हो रही है। क्यों? मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसको एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, जिसका एक्सेलरेशन कम होगा ज़ाहिर या उस पर फोर्स तो एक ही लग रहा है। अब हम इस इक्वेशन को फॉर्म में आ गए, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल एफ अपान एम, ये आ गया हमारे पास। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के जो देते हैं हम, के इज इक्वल टू 1, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट पुट करते हैं, कांस्टेंट है ये हमारे पास, एफ अपान एम। यहाँ से ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अगर यहाँ से हम फोर्स मालूम करें तो कैसे मालूम करेंगे, एफ इज इक्वल एम जो है यहाँ डिवाइड हो रही है, अगर बराबर की इस साइड आ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आ गया एफ इज इक्वल एम, यानी फोर्स क्या है, इसके बराबर है ए मास, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के। इसके हवाले से हम ये कहते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ जो है हमारे पास ये है कि फोर्स की डेफिनेशन भी हमें बताता है। कौन सा लॉ? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप ये सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, वो कौन सा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारे पास ये कहता है एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। इसका मतलब क्या है को जो हमारे पास किसी भी अमल कोई भी करेंगे उसके बाद में रद्द अमल मिलेगा, एक्शन करेंगे रिएक्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसका सिंपल सा मिसाल ये है कि जब भी हम चलते हैं तो ज़मीन के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, पाँव के जो हम फोर्स अप्लाई करें, पाँव का जो है डायरेक्शन पीछे जाता है, हम पीछे फोर्स अप्लाई करते हैं और चलते आगे हैं। ये सिंपल सा मिसाल है किसका? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है वो हर जो भी ऑब्जेक्ट अमल करेंगे तो उसका रिएक्शन भी होगा, यानी एवरी एक्शन हैज़ रिएक्शन। ये जो हो गए 3 लॉज ऑफ मोशन किसके? न्यूटन के। किसके बारे में? मोशन के बारे में। आई होप ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। सो हाज़िर होंगे किसी नए लेक्चर से। थैंक यू सो मच।